अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। आज से तकरीबन एक माह कबल यानी 16 सितंबर को हुकूमत को जिस 26वीं आईनी तरमीम को बगैर किसी तैयारी और जल्दबाजी में मंजूर करवाने की कोशिश में नाकामी का मुंह देखना पड़ा था, बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की वो नाकामी कामयाबी में बदल ही जाएगी। लेकिन जैसे सियासत को मुमकिनात का खेल कहा जाता है, वहां सियासत में टाइमिंग भी बहुत अहम समझी जाती है और आज का दिन इन दोनों हवालों से बहुत ही अहम रहा है। मुमकिनात की सूरत में गुज़िश्ता रात तक आईनी मुसव्वदे पर इत्तफाक न होना आज इत्तफाक में बदल गया, जबकि टाइमिंग को लेकर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नशिस्त को सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की दूसरी वजाहत ने नया चैलेंज दे दिया। अगर पहले आज की बड़ी खबर की बात हो तो वो उस मुजव्वजा आईनी तरमीम की है जिस पर पार्लिमानी कमेटी की 10वीं नशिस्त में बिलाखिर इत्तफाक हो गया है। हुकूमती कैंप की जानिब से यह दावा किया गया है कि 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इससे कबल हुकूमत ने 56 नुकाती एजेंडा पेश किया था और अब ये 26 नुकाती एजेंडा रह गया है। मुसव्वदे में आर्टिकल 175A में तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी, यानी सीनियर मोस्ट जज के चीफ जस्टिस बनने के मुरव्वजा तरीक़ेकार को खत्म किया जा रहा है और अब हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाया अफरीदी में से किसी को भी चीफ जस्टिस नामजद कर सकेगी। मुसव्वदे के मदद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी और चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जुडिशल जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। कमीशन में वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा भी होगा। मतन में कहा गया है कि कौमी असम्बली और सेनेट में से दो अरकान भी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे, जबकि जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। मुसव्वदे के मतन के मुताबिक जजेस तैनाती के कमीशन में एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन होंगे। ये खातून या गैर मुस्लिम सेनेट में टेक्नोक्रेट का इलेक्शन लड़ने के अहल होने चाहिए। ऐसी खातून या गैर मुस्लिम की बतौर रुकन तकर्री चेयरमैन सेनेट करेंगे। मुसव्वदे में आर्टिकल 48 में तरमीम भी शामिल की गई है, जिसके तहत वजीर आजम, सदर और काबीना की जानिब से सदर को भेजी गई कोई भी समरी मंजूर हो गई तो वो आइंदा कभी किसी भी अदालत, किसी भी इदारे या किसी भी अथॉरिटी में चैलेंज नहीं हो सकेगी। इस पर कोई भी तहकीकात नहीं होगी और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी। नए मुसव्वदे के मुताबिक हुकूमत आईनी अदालत के आइडिया से भी दस्तबरदार हो गई है और अब आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ है, जिसमें कहा गया है कि जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा और आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। मतन के मुताबिक आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुताल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। गो के हुकूमत का इसरार है कि यह मुसव्वदा मुतफ़िक़ा तौर पर पार्लिमानी कमेटी से मंजूर हो गया है, जबकि इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले बिलावल भुट्टो ये दावा कर रहे हैं इन तरमीम को सियासी ताकत से मंजूर करके दिखाएंगे। जो शिकायतें उस कंसेंसस के बाद भी सामने आए वो यकीनन अफसोसनाक है। आपको खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये आखिरी वीकेंड होगा जिसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आइन साजी अपना स्ट्रेंथ पे, अपना पॉलिटिकल ताकत पे पास कर सकते हैं और पास करके दिखाएंगे। और बज़ाहिर इसी सियासी ताकत के इस्तेमाल में हुकूमत ने फुर्तियां भी दिखानी शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज से वफाकी काबीना का जो इजलास बार बार मुलतवी हुआ था, अब कल सुबह होना है। इन तरमीम से मुतालिक हुकूमती एतमाद अपनी जगह, लेकिन नंबर गेम को लेकर तुर्क का पत्ता अभी भी मौलाना फजलुर रहमान के पास ही है, जो अपने साथ साथ तहरीक इंसाफ की हिमायत के लिए भी हुकूमत को तकरीबन घुटनों पर ला ही चुके हैं। आज भी मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासी हंगामे का मरकज बना रहा, जहां एक सियासी वफ्द आता तो दूसरा वफ्द जाता, जबकि एक मौका तो ऐसा भी आया जब तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौजूदगी में ही बिलावल भुट्टो जरदारी भी आ पहुंचे, जिनकी मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से भी अलग सलैक हुई और उन्होंने कल बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक बैरिस्टर गौहर को यकीन दहानी भी करवाई है। इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को साफ रास्ता देने को तैयार नहीं और इन आईनी तरमीम की मंजूरी में मदद से मुताल्लिक वीटो पावर बानी पीटीआई के हाथ में दे दी है। मुझे अभी भी ये यकीन नहीं है कि यह मसवदा हतमी होगा। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ जरूर है। यह मसवदा जिसकी इस कमेटी ने मंजूरी दी है, जो हुकूमत पर मुश्तमिल तमाम जमातों ने मंजूरी दी है, ये मैं समझता हूँ हतमी नहीं है। कल खान साहब से हिदायत के बाद हम फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन आज मौलाना साहब के साथ हमारी आलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है।
ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। जहां एक तरफ इन आईनी तरमीम पर सियासी मुफाहमत की कोशिश जारी है, वहां इन तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को उस नंबर गेम की भी जरूरत है जिस मुतालिक फिलहाल अभी भी गैर यकीनी की ही सूरत हाल है। और इस गैर यकीनी सूरत हाल को मजीद तकवीत आज होने वाली एक और अहम पेशरफ से मिली है, जब मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती 8 रुकनी बेंच ने अपने फैसले पर अमल दरामद ना करने पर इलेक्शन कमीशन के लिए दूसरी वजाहत जारी कर दी है। इससे कबल 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर पहली वजाहत जारी करते हुए फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज से खबरदार किया था। और आज जारी दूसरी वजाहत में अक्सरियती जजेस का कहना था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक को वजह बनाकर फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता, लिहाजा मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट पे की जाने वाली तरामीम का कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर कराची और इस्लामाबाद में चैम्बर्स में समाअत हुई है। वजाहत के लिए रुजू का हक इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी न हो। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, इसलिए अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही। अक्सरियती जजेस का कहना है कि मुख्तसर हुक्मनामे में इंतखाब कुनंदगान के हक को सियासी जमातों के जरिए नाफिज करने के लिए रिलीफ दिया। क्योंकि कमीशन और PTI दोनों ने दूसरी वजाहत तलब की, इसलिए हम सिर्फ वाज़ेह करना और कानून की अच्छी तरह से तयशुदा तशरीह को दोहराना चाहते हैं। अक्सरियती जजेस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का इस असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। दूसरी वजाहत में जजेस ने कहा कि हमारी पहली वजाहत मुख्तसर फैसले और तफसीली वजूहात के दरमियान एक खिड़की की मानद थी। हमने अपने तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। आर्टिकल 199 के तहत फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। याद रहे कि रवा बरस 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस पर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह दूसरी वजाहत एन उस वक्त आई है जब गुज़िश्ता रात ही यह खबर आई थी कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर के खतूत के मामले पर आज इलेक्शन कमीशन फैसला दे सकता है। लेकिन इस फैसले से कबल ही सुप्रीम कोर्ट की यह वजाहत सामने आ गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास भी तकरीबन 1.5 घंटे जारी रहने के बाद बेनतीजा ही खत्म हुआ। लेकिन कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट पर अमल और मुअत्तल अरकान को बहाल करने की तजवीज़ भी दी। इजलास में कानूनी टीम ने कमीशन को मखसूस नशिस्तों के मामले पर पार्लियामेंट के कानून पर अमल करने का मशवरा भी दिया है। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने कहा कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुअस्सर नहीं रहता, यानी इलेक्शन कमीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो पहली या दूसरी वजाहत किसी पर भी अमल दरामद करने पर लचक दिखाने से गुरेज ही कर रहा है। और वज़ाहिर इसी मुमकिन मुदाहमत को देखते हुए हुक्मरान इत्तेहाद ने भी इजाफी नशिस्तों पर नोटिफाई अरकान को इस्लामाबाद तलब कर रखा है। दिलचस्प तौर पर सुप्रीम कोर्ट की पहली वजाहत भी आईनी तरमीम का बिल पेश होने से एक रोज कबल ही आई थी और अब दूसरी वजाहत भी उस वक्त ही आई है जब आज इन तरमीम की मंजूरी के लिए काबीना के हंगामी इजलास की भी इतलात आई, जो अब सुबह 9:30 बजे होगा, जबकि सदर इजलास भी कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। इस तमाम सूरत हाल और मुमकिन आईनी तसादम या बहरान पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम ने। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज कमेटी के अंदर मौजूद थी जिसमें आईनी तरमीम के ऊपर इत्तफाक के राय हुआ है। 26 नुकात जो है उन पर इत्तफाक के राय हुआ है पार्लियामानी कमेटी के अंदर। खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इत्तलात आ रही है कि सिर्फ एक नुकते पर तहरीक इंसाफ को एतराज है, वो है सीनियरिटी प्रिंसिपल को खत्म करके चीफ जस्टिस का 3 रुकनी पैनल में से इंतखाब का जो मामला है उस पर आपका एतराज है, बाकी 25 नुकात पर तहरीक इंसाफ राजी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज कमेटी के अंदर हमारी जो है वो 95% जो नुमाइंदगी थी वो नहीं थी। हमारे लोग मौलाना के साथ उनकी मीटिंग में बैठे थे। सिर्फ एक हामिद डोगर साहब वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने ये वाज़े तौर पे वहाँ पे बता दिया कि जी नहीं, मैं इस पे कोई वो नहीं कर सकता, ना हम इसको मान सकते हैं, ना इससे इत्तेफाक करते हैं। ये आपका जो ड्राफ्ट है ये हमारे पास आ गया है, अब हम बैठेंगे, इस पे डिलिबरेट करेंगे और उसके बाद हम अपने कायद इमरान खान साहब से इस पे रहनुमाई लेने के बाद ही कुछ बता सकते हैं। सो हम बेसिकली इससे इत्तेफाक नहीं करते। सो ये जो उन्होंने कहा कि मुतफिका हो गया है, तो वो फिर मतलब है कि उसके अंदर भैन भरा ने आपस में गल मुका ली होनी है, क्योंकि एज अ पार्टी जो हम वहां पे बैठे थे वहां पे ऐसी कोई बात नहीं हुई। और मौलाना साहब के लोग भी, क्योंकि जिस वक्त हमारे लोग मीटिंग कर रहे थे मौलाना साहब के साथ बैठ के, उस वक्त खबर आई कि जनाब पिछों मंजूर हो गया।
अब हमारे पास जो ड्राफ्ट है, जिसको हम ड्राफ्ट समझ रहे हैं, वो है जो मौलाना ने हमें अपना फाइनल ड्राफ्ट दिया है। गवर्नमेंट Yeah. सबमिट वाले के तो ऊपर ना हम उसमें इंटरेस्टेड। वो जो ड्राफ्ट मौलाना साहब ने इस मीटिंग के दौरान हमें दिया, जिसके हवाले से फिर बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट कंसेंसस हो गया। ऑलमोस्ट कंसेंसस की मैं तशरीह कर देता हूँ Yeah. कि ये जो ड्राफ्ट है, ये पिछले जो 3 ड्राफ्ट हैं उनसे बेहतर है, क्योंकि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर कामरान मुर्तजा जो थे, वो आपस में बैठ के मुशावरत कर रहे थे और बहुत सी हमारी ऐसी चीजें थी जो हमारी वो उन तक पहुंची, और फिर अगर उन्होंने अपने ड्राफ्ट में डाली हैं तो कई चीजें सामने आ गई हैं। बट हमारे पास सिर्फ मौलाना का ड्राफ्ट मौजूद है, जो पिछले ड्राफ्ट से कुछ बेहतर है, मगर वो जो चंद अहम नुक्ते हैं जिनकी वजह से हम इत्तफाक नहीं कर रहे हैं, और कई दफा बल्कि हर दफा एक दो लेकिन वो नुक्ते ही आमिर होते हैं डॉक्टर जिन साहब पे भी वहाँ बात खत्म हो जाती है। एक ड्राफ्ट वहाँ पे उठाए खड़े थे, फिर वो कौन सा वाला ड्राफ्ट था? वो मौलाना वाला ही था। हाँ, और वो एक ड्राफ्ट उठाए है ना ऐसे व्हाट्सएप खड़े पे भी आपको भेजा गया, आपकी पार्टी की लीडरशिप को भेजा गया मैं है, जो आपको हुकूमत की तरफ बता से ये जो मैं 26 आपको नुकात बता पर मबनी है। मैं आपको बता देता हूँ। जिस वक्त आप कमेटी में बैठे हैं तो हर चेयर के आगे एक ड्राफ्ट रख देते हैं ना। अगर वो लेके आ गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर वो उससे इत्तफाक करके आए हैं। 4 जज बैठे हैं और फैसला हो जाता है तो डिसेंटिंग नोट अगले लिख देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि चौथा जज उन्होंने नाम डाल दिया। चले, इस तरह नहीं होता। अब तो शेख तो वकास अकरम हम साहब, जो इस पे ड्राफ्ट मेरे इत्तफाक पास है नहीं वो आपके करते पास हैं। भी है, वो पूरी तरीके से आपके पास पहुंच चुका हुआ है। 26 हम नुकात नहीं पर मबनी जो इत्तफाक ड्राफ्ट करते, है। हम बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं ये जो थ्रू कमीशन जो इन्होंने चूज करना है, 3 जजेस में से एक जज चूज करना है, गलत है। गलत है। कमेटी के अंदर जो है वो हुकूमत की तादाद ज्यादा होगी, उसकी जी हाँ, फॉर्मेशन ऐसे मुतनासिब होती है। नुमाइंदगी होगी, बिल्कुल इसका अपोजिशन और गवर्नमेंट की बराबर नहीं इसका होगी। जी हाँ। सारे जज जो हैं फिर वो इसी खुशामद में लगे रहेंगे कि मैंने पैनल में आना है और मैंने चीफ जस्टिस बनना है और मैं हुकूमत की खुशामद करूं ताकि हुकूमती कमेटी मुझे चूज करे। दिस इज रॉन्ग। आप जजेस का बैलेंस इस तरह खराब नहीं कर सकते, उनके इख्तियारात पे, उनकी आजादी के ऊपर इस तरह हमला नहीं कर सकते। सो दिस इज सीनियर जजेस यही काम करते रहेंगे कि मैंने चीफ जस्टिस लगना है, हुकूमत को मैं राजी करा, सारे फैसले हुकूमत के हक में कर दूं। फिर कल हमें ये इसी खाते में फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से, जो उसकी फॉर्मेशन के हवाले से जी हाँ। और कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात हो रही है, उसमें भी कल फिर ये चीजें वही ले जाएंगे। हमारे लोगों को फिर मिलिट्री कोर्टों में लाके खड़ा कर देंगे और फिर जाके जनाब वो उस तरफ चले जाएंगे। तो ये सब नहीं, चले, गलत है। कमीशन ये वाला ऐसे ही मामला है, तो उसमें किसी हद तक ठीक नहीं हो गया शेख वकास अकरम साहब के। वहां अब आईनी अदालत बनाने की बात हो रही थी और आउटगोइंग चीफ जस्टिस को वहां पे उस अदालत का चीफ जस्टिस लगाने की बात हो रही थी कि जिसमें सियासी जमात को करदम करार देने का इख्तियार भी उसी अगर आईनी आप अदालत को इसको देना था। डीपली जाएं, बाकी जो अगर आप अज खुद इसको का मामला गहराई हो में गया, जाएं, तौहीन अदालत का मामला हो गया, साहब उसको देने थे, वो तो तकरीबन सारी चीजें वापस ले ली गई हैं। वो बेंच होगा इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। ठीक है, ले ली गई होंगी, मगर जो असल मामला था वो तो जूं का तू है। ये अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाना चाहते हैं और ये वो चीफ जस्टिस लाना चाहते हैं जो अपनी मेजोरिटी से चुने। और इसमें एक शेख ये भी ड्राफ्ट में ये भी है कि अगर नॉमिनी जो है वो डिनाई कर देता है तो फिर जो उससे अगला सीनियर होगा वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। यानी कि अगर जस्टिस या इनकार कर देते हैं तो फिर जस्टिस नवीरुद्दीन वहां पे आ जाएंगे। तो ये क्या मतलब क्या है? कोई पागल समझा हुआ है भाई, आपने कुछ चीजें हटा दी यानी देखिए ना, 3 हैं, नाम डाल के जाएंगे। उससे अब एक पंजाबी चीज कहते जो हैं जस्टिस एक जो की इंटरप्रिटेशन खोपड़ी है होती इस आईनी तरमीम की शेख वकास अकरम साहब, यानी कि जो सूरत हाल बनने जा रही है वो ये होगी अगले हफ्ते कि 3 नाम जो जाएंगे उनमें मंसूर अली शाह साहब का नाम होगा सबसे ऊपर, दूसरे नंबर पर नाम होगा कमेटी के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर का, तीसरा नाम होगा याहिया अफरीदी साहब का। तो इनमें से किस नाम पे आपका एतराज है कि ये नाम कम से कम नहीं होना चाहिए तीनों में से, या ये बन गया तो ठीक नहीं होगा? नाम की तो हमें किसी पे एतराज नहीं है। हम तो कहते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो हुकूमत को आप अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाने का दवाई आप नुस्खा उनको दे रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं मानते। हम ये समझते हैं जो आइन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें मोस्ट सीनियर जज शुड बी द चीफ जस्टिस, दैट्स इट। क्या खराबी है उसके अंदर? अच्छा, मुझे हमारी किसी एक आदमी की जात के साथ कोई वो नहीं है। हम किसी की जात पे अच्छा या बुरा नहीं कहते हैं। हमारे लिए ये काबिल एहतराम है, मगर सीनियरिटी प्रिंसिपल जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो तहरीक इंसाफ का भी तो असल जो मसला है वो यही था। वो भी एक शायद एक शख्स की जात से जुड़ा था, जो इंप्रेशन आ रहा था। मैं क्लियरली बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक इंप्रेशन जो आ रहा था पिछले महीने से, जब आप बार बार इस बात पे इसरार कर रहे थे कि हुकूमत मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करे। तो अब आप तहरीक इंसाफ को भी एतराज यही है शायद कि मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस बनना मुश्किल हो गया है। वो हम इसलिए कह रहे थे कि आपने पिछले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जो है
वो तुसी 80-85 दिन पहले कर छड़े और दूसरे का अभी तक नहीं किया, तो ये भी तो एक गलत काम हो गया ना। इसमें इसका मतलब था कि दाल में कुछ काला है। आईन के ऊपर पाबंदी या आईन के साथ चलने के ऊपर अगर हम मुसर हैं तो क्या हम गलत कह रहे हैं? और आईन की रूह से ही इज द मोस्ट सीनियर जज। तो अगर पिछले जज का, काजी फायज ईसा का 2 महीने पहले हो सकता है इशू, तो इनका क्यों नहीं हो सकता है? मतलब है दे आर प्लानिंग समथिंग, दे वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। एंड व्हाई दे वांट टू गेट रिड ऑफ हिम? बिकॉज़ दे हैव नेफेरियस डिजाइन्स। नहीं, क्यों वो प्लान करेंगे? आपको क्या लग रहा है, आपके शुबहात क्या हैं, आपके खदशात क्या हैं? हमारी पार्टी को बैन करना चाहते हैं, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल कराना चाहते हैं, अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं, और इस मुल्क में वो जो इनका जो नाजायज एक कब्जा है उसको लेजिटिमेसी दिलवाना चाहते हैं। इलिजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस को चुन के उसके थ्रू लेजिटिमेसी देना चाहती है अपने तमाम इलीगल एक्शंस को। बहरहाल जो आईनी बेंच होगा उसका चीफ, यानी उस बेंच के क़याम में चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं होगा। वो तो एक कमेटी जो है वो करेगी, सारे मामलात को देखेगी जो, और वो 5 अरकान पर मुश्तमिल जो है वो आईनी बेंच होगा, और उसका चीफ जस्टिस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो कमीशन या कमेटी जो बैठेगी वो उसका तय करेगी, चारों सूबों की नुमाइंदगी उसमें होनी है। तो कमेटी कमीशन कौन होगा? नहीं, वो कमेटी कमीशन कौन होगा उसमें? नहीं, उसमें तो ज़ाहिर उसकी कंपोजिशन पे तो बिल्कुल एक एतराज़ होगा, आपका बनता भी है कि ज़ाहिर उसमें मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी अपोजिशन गवर्नमेंट के बंदा एक ज्यादा आ गई ना सर। मतलब है कि चीफ जस्टिस, पहले तो हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस जिसका हक बनता है इनके मुताबिक उसको होना चाहिए। पहले आप अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेके आए, फिर उसके बावजूद आप बेंच का इख्तियार अपने पास रखें। मतलब आप ये चाहते हैं कि हर शय उसी कल कोर्ट ही मुका दो यार। अच्छा, आप करेंगे क्या? आप करेंगे क्या? आप तो कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल नामंजूर है ये सारा प्रोसेस, अब क्या करेंगे? लायामल क्या इसको रोकने के लिए? खान साहब के सामने लेके जाएंगे जी। खान साहब, हमारी रेड लाइंस हैं कुछ, हम अपने कायद की रहनुमाई के बगैर किसी हद तक जा सकते हैं, जिसकी उन्होंने हमें इजाजत दी है वहां तक हम जाते भी हैं, मगर कुछ चीजें हैं जिन पे उनकी रहनुमाई अशद जरूरी है। उस हवाले से कह दिया है बैरिस्टर गौर ने कि सुबह जो है वो मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि आपके कायद की सियासी सोच को, बाकी उनकी जो पॉलिसी को देखते हुए मैं तो अभी जो है ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि वो तो यही कहेंगे कि मुखालफत करें इसकी, ये मत होने दें। बस फिर साड़ी पंजाबी कहते हैं कि फुले फुले ते माइया माइया अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह फिर देखी जाएगी। कैसे रोकेंगे? वो नंबर गेम की जो बात है मौलाना फजल रहमान के साथ सेनेट के अंदर तो कम से कम मैनेज हो गई है नंबर गेम हुकूमत के बाद। कौमी असम्बली के अंदर मसला है 2-3 अरकान का, उसमें भी आपके कुछ इंडिपेंडेंट अरकान है जिसमें अली उस्मान साहब हैं, औरंगजेब खिची साहब हैं, रियाज फतेहाना साहब हैं, ज़हूर कुरैशी साहब हैं। उनमें से हुकूमत जो है वो 2-3 को मैनेज कर लेती है अगर, तो तरमीम उनकी हो जाएगी। आप कैसे रोकेंगे इसको? अल्लाह ताला खैर करेगा जी। अब ऑब्वियसली मैं अपनी स्ट्रेटजी तो यहाँ बैठ के आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। तो बड़ी मुश्किल नाल अपने बंदे लुकोए हुए ने, वर्कर की नाराजगी भी मोल ली और खान साहब का हुक्म जो है उसके तहत लोगों को रुपोश कराया, उनकी फैमिलियां ब्लैकमेल हुई, उनकी फैमिलियां घरों से बेघर हैं, इतने मसाइल और अजाब से वो गुजर रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं वो सारी स्ट्रेटजी कैसे आपके साथ शेयर कर दूं? अल्लाह की मदद आती है। मैंने जिन बंदों के नाम लिए हैं, अली उस्मान साहब हो गए, औरंगजेब खिची साहब हो गए, रियाज फतेहाना साहब हो गए, या ज़हूर कुरैशी साहब हो गए, इन बंदों का राब्ता है आपकी क़यादत के साथ, आपकी पार्टी के साथ? देखें, रियाज फतेहाना का राब्ता है बिल्कुल, और पार्टी में मेरे साथ है। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं पार्टी में किसी और के साथ नहीं है, मेरे साथ है। एज वी स्पीक ही इज स्टैंडिंग स्ट्रांग विद अस। उनके बेटे को भी अगवा किया गया, फिर भी उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। उनकी बेगम साहिबा जो एमपी है, आपने उनकी तकलीफ सुनी होगी। मेरे पास गैब का इल्म नहीं है। तो अली उस्मान साहब, औरंगजेब खिची साहब या ज़हूर कुरैशी साहब से राब्ता है तहरीक इंसाफ का? पार्लिमानी लीडर का राब्ता है इनके साथ? मैंने गल मुका लेंगे। कल कोई अपना ईमान कैसे तब्दील करता है, कल का इल्म मेरे पास नहीं है। एज वी स्पीक वो मेरे साथ राब्ते में, मेरे साथ। इस बात का इम्कान या खदशा आपको है कि ऐसा हो सकता है? आप रूल आउट नहीं कर रहे? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि कोई सियासी खुदकुशी करना चाहेगा, कोई अपनी नस्लों की सियासत तबाह करना चाहेगा, कोई अपने हल्के में अवाम से जूते खाना चाहेगा, कोई अपना मुंह काला करवाना चाहेगा। मैं तो नहीं समझता। अगर कोई अपना मुंह काला करवाना चाहता है, लानता दे हार पाना चाहता है, तो 100 कर सकते हैं। देखिए, जैसे मुझे यकीन है कि आप कल के इस आईनी तरमीम के अंदर आप वोट नहीं देंगे इसके हक में, आप इसके खिलाफ यानी जाएंगे, आप वोट नहीं देंगे, तो इस तरह से आपको अपने दीगर कोलीग्स पे एतमाद नहीं? आपको अली उस्मान, औरंगजेब या ज़हूर कुरैशी के इनमें से कोई बंदा जो है वो आखिरी वक्त पे उस तरफ जा सकते हैं? वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि ज़मीर की आवाज़ पे वोट। जी,
नंबर एक दो नाम जो चल रहे हैं ना, जिस तरह आपने उस्मान का जिक्र किया या औरंगजेब खिची का जिक्र किया, इनके हवाले से बिल्कुल ऐसी खबरें चलती रही हैं, मीडिया में भी चलती रही है, बातचीत भी होती रही है, शुरू में मसाइल भी थे, बट द एंगेजमेंट इज स्टिल ऑन, दे आर स्टिल एंगेज्ड विद अस। अब अनलेस वो नंगे धड़ंगे होके बाहर आके ये ना कह दें कि ਅਸੀਂ छोड़ के जाते पे हैं और हमसे एंगेज भी कर रहे हैं और हमें हाँ भी कर रहे हो, आप मुझे बताएं मैं कैसे स्टेटमेंट दे दूं कि वो हमें छोड़ के चले गए। और जहूर कुरैशी साहब का स्टेटस क्या है? जहूर कुरैशी साहब ने बिल्कुल हमें, जहूर कुरैशी साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक खत भी भेजा जेल के अंदर से, और उस खत के मंदरजात तो मेरे पास नहीं है, वो उनकी फैमिली का वो है, उन्होंने भेजा, जो जैन कुरैशी साहब ने उनको डिलीवर किया, और उसके बाद उन्होंने हमें यकीन दिलाया था विद एंगेजमेंट कि मैं कोई ऐसी कदम नहीं उठाऊंगा जो उनके खानदान, उनकी नस्लों की सियासत के लिए और इलाके की तस्वीर खराब नहीं करूंगा, ये उनके अल्फाज थे, ये उन्होंने कहा। तो हमें फिर ठीक है, यकीन हो गया। अब हम उसके बाद अब क्या करें, या तो बाहर आके कह दे ना मैं तो छड़ गया थे, और ना कहे तो मैं गंदा करना शुरू करते हैं, फिर अगर कोई गड़बड़ करेंगे तो फिर आप बहरहाल आज वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल में अपने अरकान को लेकर, जो पहले हमें नजर आया करता था। इसका मतलब है कुछ हाल बनी हुई है। मुझे अगर हम आपको कोई सच्ची बात नहीं पे बता दें थोड़ी सी, फिर आप कहते हैं कि आप हमसे नहीं ठीक है, जो फैक्चुअल पोजीशन है आपने बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर आपने बात की है, जो फैक्चुअल पोजीशन आपने बयान की है, ये दो नाम है जो पहले दिन से मीडिया में चल रहे हैं, और हम पहले भी यही कहते रहे हैं कि वो हमारे साथ एंगेज्ड है, हमारे साथ खड़े हैं। अब एक आदमी जब तक देखें, मैं खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो लोग नहीं टीवी के ऊपर आते, पहले भी नहीं आते थे, सारे बंदे नहीं टीवी के ऊपर आते। अच्छा ये बताएं मुझे शेख वकास अकरम साहब कि आपका एहतजाज भी था आज पूरे मुल्क के अंदर, वो उस तरह से इम्प्रेसिव पावर शो नहीं हो सका, रुकावटों की वजह से, हुकूमती सख्ती की वजह से, या लोग उस तरह से निकल नहीं सके, क्या हुआ ये? नहीं, वो दो तीन चीजें हैं सर। एक तो ये है कि आप सब पे पाबंदी है कि हमारा एहतजाज आपने दिखाना कोई नहीं, अपने चैनल तो सोशल मीडिया पे तो नजर आना चाहिए था उस तरह से ना, इतना ज्यादा वहां पर भी नहीं आया। सर मैं आप उससे पास से आ रहे हैं ना। दूसरी बात यह है कि बड़ी न्यूज आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे भी उस न्यूज ने वो किया। हमारे पास क्योंकि 3 बजे के बाद एहतजाज शुरू हुए हैं, फैसलाबाद में शेलिंग हुई है, उकाड़े में गिरफ्तारियां हुई है, झंग में पुलिस ने लोगों को जलील किया है, चनियोट में लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की है, साहिबाद में हमारे सदर गिरफ्तार हुए हैं, पीके के जिलों के अंदर एहतजाज हुआ है। वो सारी चीजें क्योंकि अचानक इस वक्त फ्लड किया ये सुप्रीम कोर्ट वाली खबर ने, उसके बाद हमारा अपना सोशल मीडिया थोड़ा सा उन चीजों को अपलोड करने में, अभी थोड़ी देर तक मुझे घंटे बाद चेक कर लेना, 2 घंटे बाद चेक कर लेना, लोग निकले हैं, गिरफ्तारियां भी। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया आज के प्राइम में। नाज़रीन ने प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे 2 अहम और सीनियर कानूनी माहिरीन से कि इस तरमीम के बाद मुल्क के अंदर जो आइनी एक सेटअप चल रहा है, जो नज़्म नस्क़ चल रहा है मुल्क के अंदर, उसमें किस तरह से तब्दीली आएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग किस तरह से बदलेगी, गवर्नमेंट को इस तरमीम का फ़ायदा टेक्निकली कहाँ पर होगा, इस पर तज़किया शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आईनी तरमीम पर वोटिंग तो शायद कल हो, ये तरमीम कल पेश की जाएगी सेनेट के अंदर भी और कौमी असम्बली के अंदर भी। मंजूरी अगर नंबर गेम पूरी हो गई तो कल ही ले ली जाएगी। लेकिन क्या इस तरमीम की मंजूरी के बाद हुकूमत को जो कुछ खदशात थे काफ़ी इलेक्शन को लेकर, बाकी चीज़ों से मुतल्लिक, क्या वो खदशात हुकूमत के दूर हो जाएंगे और एक आईनी और कानूनी एक हैयत क्या बनेगी मुल्क के अंदर इस तरमीम की मंजूरी के बाद? होने के दायरा तहरीक इंसाफ के जो खदशात थे, क्या अब वो मजीद बढ़ जाएंगे इस तरमीम की मंजूरी के बाद? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के 2 नामवर कानूनदान, हमारे साथ मौजूद है आबिद ज़ुबैरी साहब और हाफिज़ एहसान साहब, दोनों ही मुल्क के जाने पहचाने नाम हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपकी राय में ये तरमीम अगर मंजूर हो जाती है, 26 नुकाती तरमीम जो है, इसमें सबसे बड़ी 2 चीज़ें तो यही है जो अहम तरीन है। एक तो यह है कि आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच है, और दूसरा सबसे अहम मामला यह है, जो बड़ी खबर तो इसमें यही है कि जो चीफ जस्टिस का तकर्रर होता था, सीनियरिटी प्रिंसिपल था, वो ख़त्म करके अब पैनल में से एक चीफ जस्टिस का तकर्रर होगा। यानी अगर हम मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें सीनियरिटी को, तो टॉप पे आ जाएंगे मंसूर अली शाह साहब, दूसरे पे आ जाएंगे मुनीब अख्तर साहब, तीसरे पे आ जाएंगे याहिया अफरीदी साहब। उनमें से किसी एक का इंतखाब होगा, यानी लाजमी नहीं कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अभी प्रोग्राम में था अपने भाई के साथ, तो उन्होंने कहा हम सब मफरूज़ों पे बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात आई थिंक इन्होंने भी नहीं देखी, मैंने भी। अगर आप जो कह रहे हैं अगर ये बात चल रही है
तो मैं समझता हूँ देखिए जो भी इस तरह की तरमीम होगी ये एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद थी वकला की और सबकी कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल को लगाया जाए। 2 दफ़ा या अभी एहसान भाई ने बताया कि 3 दफ़ा इसको वायलेट किया गया। पहले जस्टिस मुनीर की एग्जाम्पल थे, जस्टिस सजाद अली शाह, और आप फरमा रहे थे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को भी आउट ऑफ टर्न अपॉइंट किया। फिर आप देखें कि उन ख़ास तौर पे जो 2 जजों का तो मैं ख़ास तौर पे कहूँगा मोहम्मद मुनीर साहब का, जस्टिस मुनीर का और जस्टिस सजाद अली शाह के, जिन्होंने उनको अपॉइंट किया उन्हीं के साथ और उन्होंने उनके खिलाफ फैसले किए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत केसेस थे। उसके बाद एक तय हुआ था और सीनियरिटी प्रिंसिपल इसलिए था ताकि वो दौड़े ना लगती रहें। चलें शुक्र है आप कह रहे थे पहले 3 हो गए, अब पहले तो हम सुन रहे थे 5 की बात हो रही थी, लेकिन आप देखें दूसरा अपॉइंट कौन करेगा? पार्लिमानी कमेटी। अब ये भी नहीं पता उस पार्लिमानी कमेटी की कंपोजिशन क्या होगी, जिसमें 8 अरकान कौमी असम्बली हैं, 4 सेनेट से हैं और अच्छा जो भी है, लेकिन पॉइंट नुमाइंदगी होगी उसमें, यानी गवर्नमेंट की ज़्यादा मेजॉरिटी। देखिए उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, उस पर देखिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा और हम इसे पूरी तरह इंशाअल्लाह वकला कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको रिजेक्ट करेगी। और क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते कि पार्लियामान के पास ये इख्तियार हो। जब ये शुरू हुआ तरमीम का मामला तो उस वक्त तो हाफिज अहसान साहब बात होती थी कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये काजी फायज ईसा साहब को तोसी देने के लिए हो रही है। अब मकसद क्या नज़र आ रहा है इसका? अभी आपको इसके पीछे कोई इल मोटिव नज़र आ रहा है या लग रहा है कि वाकईतन ये एक जो है ज़रूरत थी हमारी? अच्छा, जो की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के जितने जस्टिस सेक्टर्स है या पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका इत्तफाक है। एक उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स को बेहतर होना चाहिए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल परफॉर्म करना चाहिए। नंबर 3 उसके अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर जजेस की अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज़्म है उसके साथ प्रोफेशनल जो उनका चीज़ें हैं, यानी कि फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट के साथ इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस को भी बेस करना चाहिए। चौथा इस चीज़ के अंदर है कि पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है, जो मोहम्मद दीन, मोहम्मद शरीफ, दीन मोहम्मद मुजम्मल जो है, उसके केस की भी बारी आनी चाहिए फ्रॉम सेशन कोर्ट से लेके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक। और फाइनली ये है कि जो 10, 12, 15 साल से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉन्डक्ट रहा है, उसके अंदर एक सेंसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर आना चाहिए। अब ये 5 चीज़ें जो हैं, ये 6 हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, ये भी मुत्तफिक हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी मुत्तफिक हैं। ये तो फिर प्रॉब्लम है क्या? इन 5 में से आपको इस तरमीम के जरिए क्या होता हुआ नजर आ रहा है? अब इसके अंदर ये है कि असल जो तरमीम जहां से स्टार्ट हुई थी वो ये थी कि पाकिस्तान के आम आदमी के केसेस जो है उसको सुना जाए, जो 15 से 20 साल सिविल, 25 लगते हैं, अदालत बना 8 से 10 या 12 साल, नहीं जो भी उसका पैरामीटर्स आप करें उसका आना चाहिए। इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मैं आपको बताऊं, अगर यही पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर होती तो दे कैन से दिस इज द बेस्ट अमेंडमेंट थी। क्योंकि जब ऑपोजिशन के अंदर होते हैं हमारा नैरेटिव कुछ और होता है, जब हम ट्रेजरी के अंदर होते हैं हम नैरेटिव आते हैं। मुझे ये बताएं कि पिछले जो है 2007 से लेके 8 से लेके जो है कोई एक ऐसा चीफ जस्टिस बताएं जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का या जिसके ऊपर जो है हमारे जो लॉयर जस्टिस सेक्टर्स का है उसके ऊपर ताल्लुको कि जी ही इज द बेस्ट जज और हमने उसको बड़ा अच्छा सेंड ऑफ दिया हो। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से उनकी तरफ से जो है ना वो 8 जो एक उनका वो बेंच को वो जिनकी जो मेजॉरिटी उनकी जजमेंट थी उसमें ये क्या मैं इत्तेफाक है आबिद ज़ुबैरी साहब के, जब ये पहली मरतबा तरमीम आ रही थी उससे पहले उन्होंने एक दिन पहले वजाहत जारी कर दी। आज भी जब ये तरमीम आ रही थी उन्होंने वजाहत जारी कर दी। क्या उन्होंने प्रीएम्प्ट किया उन्होंने कि यार ये उनके वाले से सारा कुछ हो रहा है? एक चीज पूछे, इनसे ही पूछ लेते हैं, पाकिस्तान के 76 साल के अंदर आज तक पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने वायरीज ऑफ लॉ जो है अटॉर्नी जनरल को सेक्शन 27A के नोटिस किए बगैर इस चीज का फैसला किया? आज अगर प्रोस्पेक्टिव या रिट्रोस्पेक्टिव था तो इस बेंच को चाहिए था कि फेडरेशन को बुलाते कि भाई बताओ क्यों आपने किया है, या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास इंप्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट का इख्तियार है ये। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उस चीज के अंदर ये है, वो भी मामला 12 जजमेंट्स आ चुकी हैं इस रिजर्व सीट्स के ऊपर 22 फरवरी से लेकर अभी तक, और रिव्यू अभी नहीं लगा रहे। ओ भाई सारे लगाओ, बैठो, वंस फॉर ऑल डिसाइड करो। अमल दरामद भी तो नहीं हो रहा ना? नहीं देखे ना अपना हाफिज साहब, अमल दरामद भी तो नहीं हो रहा ना? मैं बताता हूं इसलिए फुल कोर्ट बेंच पे बैठ के 8 जजेस कहते हैं कि अमल दरामद 12 जुलाई से लेके 16 सितंबर तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन को डिसाइड ही नहीं किया। 16 सितंबर तक इनबिल्ट रिव्यू था कि इलेक्शन कमीशन आए,
पहले कर देते ना। ठीक 16 सितंबर से 23 आया ठीक। और 23 से आज आके आप एक फैसला कर ले, पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन जो है उसके ऊपर आप फैसला कर रहे हैं बगैर सुने हुए, इससे क्या चले। मैसेज जाएगा? और वो आबिद भाई मैसेज जो साहब, है ये पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए महज बेहतर ये नहीं है। इत्तफाक है कि तब भी बिल्कुल जब ये- तरमीम आ रही थी उससे एक दिन पहले वजाहत आई, आज भी तरमीम आने से एक दिन पहले वजाहत आ गई। मैं तो क्या समझता हूं मंसूर अली शाह साहब ने प्रियम्प्ट किया है कि ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है, सारा उनको खा रहे हटाने के लिए हैं। रास्ते से हो आप रहा है? आज भूल जाते हैं कि ये वही जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो पिछले साल इस जस्टिस फाइज ईसा के साथ हमेशा होते थे। हर बंदयाल साहब के हर केस में माइनॉरिटी नोट लिखा करते थे। कभी कंट्रोवर्सी हो जाती कि 4-2 का फैसला है, 3-2 का फैसला है। तो देखें ना, उस वक्त तो बड़े अच्छे थे वो, कि जब क्योंकि आपके फेवरेट चीफ जस्टिस जो बनने वाले थे उनके साथ थे, वो तो बेंच पे ही नहीं बैठते थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो बनवाया गया किसी मकसद के लिए और जिसके लिए बनाया गया हम भी जानते हैं, और आपने देखा फिर उसने चेंज करवा दिया उसको। चेंजेस भी उसी वजह से किए गए। नहीं, जिस ऑर्डिनेंस मकसद के तहत बनाया गया निकलवाया, था। पावर वापस ली गई। जिस मकसद के तहत बनाया गया था, मुझे तो चेंजेस बड़ा उसी मकसद के तहत की मेरे गई। साथ तो बड़ा प्यार का रवैया हुआ था जब मैं अपियर हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। तो ये देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस हैं, हमारे लिए वही चीफ जस्टिस होंगे 26 तारीख को। ये कोई भी सेलेक्ट कर लें किसी और को, हम वकला बरादरी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा वो ये होगा जस्टिस मंसूर अली शाह। देखें, ये आप उनको आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है, फिर कैसे होगा? आईनी तरमीम होगी, हम चैलेंज अगर वो- होगी, आईनी तरमीम जहाँ भी चैलेंज हो, चैलेंज जरूर कोशिश तो की जाएगी ना अच्छा, उसके करेंगे, लिए, और चैलेंज स्ट्रगल करेंगे। भी की जाएगी। चैलेंज करेंगे आप बिल्कुल उसे। चैलेंज होगी अगर ये इस तरह का होगा, क्योंकि ये बड़ी जिद्दोजहद के बाद ये बात हुई थी कि सीनियर जज होगा। पर्सनैलिटीज की बात नहीं हो रही कि कौन मंसूर अली शाह बनेंगे क्या, या जस्टिस याया अफरीदी को ये बनाएंगे जब चीफ आप वकला जस्टिस। की बात करते हैं तो वकला तहरीक की आप जब बात करते हैं कि वकला खड़े हो जाएंगे, उसमें भी हुकूमत ये कहती है कि तखसीस है, पोलराइजेशन है। क्या कुछ वकला polarization पीटीआई है? बैक्ड हैं, कुछ वकला पीएमएल बैक्ड हैं, तो वो सर कहते हैं कि ऐसी उनकी बात हमदर्दी नहीं है, मैं आपको बता दूं, सारे वकला खड़े होंगे सारे- या वो जो तहरीक इंसाफ के साथ जिनकी हमदर्दी है? नहीं, सारे खड़े हो रहे हैं। हम तो कोई तहरीक इंसाफ के नहीं है। या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल, वो तो आजम नजीर तारड़ और भून साहब का ग्रुप है। उन्होंने इतना बड़ा कन्वेंशन किया। उनके जो सदर है रियासत अली आज़ाद, हमारे जो सदर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उनके ग्रुप के। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की मैं समझता हूँ, देखिए ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट था 73 का, उसमें आप भुट्टो साहब की सब पढ़े, वो जो आप स्पीच आपके पास ये पार्लियामेंट है निकालिए, उन्होंने कहा आज़ादी, ये उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी थी उनके पास 1971 में, लेकिन उन्होंने 1 साल लगाया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उसके अंदर हफीज पीरजादा साहब, तो फिर कल ये मंजूर हो जाती तो वेयर आर वी हेडिंग टू? आप तबाही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप एक देखिए, जब आज़ाद अदलिया पे आप कदगन लगाएंगे, आप देखिए यही हुआ था कि जब आप आज़ाद अदलिया को रोकते हैं, अगर 56 का जो आइन अगर ना तोड़ा जाता मार्शल लॉज लगा के, तो ये 71 नहीं होती है। कि हुकूमत ये कहती है कि जब आप जब कोई भी बन जाएगा, पार्लियामान पहली कौन सी लीगल है? पहले तो कोई भी आके नहीं, पार्लियामान का तो पहले देखिए, पार्लियामान का तो पहले ये बड़ा इशू है। अभी पार्लियामान मुकम्मल है आपकी, फैसले आए जा रहे हैं 12 जुलाई से कि जी आप उनको सीटें दें, आप सीटें उनको नहीं देते। समर जी, क्या अदलिया की आज़ादी जो है वो हमने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ अटैच की, रिजल्ट्स क्या निकला? हमने अदलिया की आज़ादी जो है उसके बाद साकिब निसार साहब के साथ अटैच की, रिजल्ट्स क्या निकला? हमने जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आया और अभी लॉ बना नहीं था, हमने पटिशन्स की और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने जस्टिस बंदयाल की अथॉरिटी जो है उसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से साथ अटैच किया। अब ये है कि हम चाहते क्या है, हम देखें, बात ये है, सिंपल सी बात ये है, एज ए लॉयर हमारा काम ये है कि किसी जगह भी जो है फिक्सेशन नहीं होनी चाहिए, किसी जगह प्रायोरिटी नहीं आनी चाहिए, पर्सन स्पेसिफिक नहीं आनी चाहिए, सिस्टम बेहतरी आनी चाहिए। क्या पाकिस्तान का इस तरमीम के बाद सिस्टम में बेहतरी आ जाएगी? मैं आपको बता, दो चीजें आएंगी, दो चीजें आ जाएंगी। एक चीज ये आ जाएगी कि जो पार्लियामेंट वीजा वर्स जुडिशरी है उसके अंदर जो परमानेंट इंस्टेबिलिटी है फॉर द लास्ट मेनी इयर्स, उसके अंदर डिक्लाइन आएगा और सब पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करता है। दूसरा उसके अंदर यह है कि क्या पाकिस्तान के आम आदमी को इसका फायदा आएगा? वो उतनी देर नहीं आएगा कि जितनी देर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की आप मेजर जुडिशरी सर्जरी नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। नाजिना, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ आप मुझे ये बताएं, 140 नहीं 140 अबॉलिश कर दें, नहीं 140 में से 130 अगर नंबर आया, ये किसने दिया नंबर? बेहतरी नहीं है, ये किसने दिया है? कौन होता है देने वाला नंबर? जी, आप इस कैमरामैन से पूछ लेते हैं, गली में चले जाते हैं, आप ये बातें करते हैं, ज्यादातर केसेस तो सुप्रीम कोर्ट आते ही नहीं है जी, लीव जब तक नहीं मिले जी, नीचे ही फैसला होते हैं। पुलिस पे ट्रस्ट है
क्या तो पार्लियामान पे ट्रस्ट है, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है? नहीं है ना, तो फिर हम करें क्या? क्या हम इसी स्टेटस को के अंदर रहें? अगर हमने आगे बेहतर जाना है, हमें पर्सनैलिटी से निकल आना चाहिए। इस मुल्क की आउटडेटेड लेजिस्लेशन को चेंज करना चाहिए। इस मुल्क के पुलिस के निजाम को, इस मुल्क के अंदर अपॉइंटमेंट, इन्हें ये वैसे तो पर्सन स्पेसिफिक 76 साल के अंदर जुबैर साहब से पूछे, पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट मेरिट पे हुई है? चले चीफ जस्टिस मेरिट पे लगे। अगर 5 जज को छोड़ के 4 अब आपको लगता है मेरिट पे लगेंगे इस तमीम की बात? नहीं, अगर पार्लियामेंट ने पहले जब किया, आप 19वीं अमेंडमेंट जब आप यहाँ पे हुकूमत को आपने कमेटी के अंदर आपने हुकूमत को सहारा दे दिया, आपने नुमाइंदगी के जरिए इसी कमीशन चीफ जस्टिस हुकूमत अपनी मर्जी का लगा लेगी। इसी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ओपन करें, सबको पता हो कि हम कौन सा चीफ जस्टिस सिलेक्ट करने जा रहे हैं, ताकि बाय बुक चीजें चले। और इसी तरह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशंस के अंदर पब्लिक हियरिंग करें ना, ताकि सबको पता चले मेरा चीफ जस्टिस, मेरा जज कौन है, और वही मेरा सिस्टम की बेहतरी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों जुबैर साहब ये तरीका? बिल्कुल, मैं इससे भाई से इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि आपको जो एक सिस्टम आपका चल रहा था, बड़ी मैंने यही आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं उस सिस्टम ने रिजल्ट नहीं दिए। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं दिया? आप बताएं, आप समझते हैं आप क्लोज डोर नहीं होती थी जुडिशियल कमीशन, पहले क्लोज डोर हुआ करती थी जब सदर और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते थे, सदर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया करते थे। आपको 18वीं 19वीं तरमीम से पहले राइट जो होता था सदर और प्राइम मिनिस्टर को इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस से, उसमें आप देखें कैसे अपॉइंटमेंट्स होते थे, वो भूल गए हम लोग सब। सही हो गया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप जुबैर साहब आपका, और हाफिज साहब आपका आपने ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम में इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।